चलिए फिर सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो डिफ्लेक्शन। इनमें से कौन डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा? कब? फ्रॉम द पाथ, उस रास्ते पे, ऑन पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर गुजरता है। हमारे पास ऑप्शन क्या है? प्रोटॉन है, कैथोड रे है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और कॉमन सेंस ठीक ठाक आपका है तो इसी को हम बोलते हैं कैथोड रेस और ये न्यूट्रॉन। तो देखा जाए तो ऑप्शन में 3 ही थे, चौथा तो बस ऐसे ही आपको डेविएट करने के लिए दिया गया था। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में से कौन है जो डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा जब उस रास्ते से गुजरेगा जिस रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड है? कुल मिलाकर सीधी सी बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कौन डिफ्लेक्शन शो कर सकता है, किसके चलने में डेविएशन हो सकता है। तो ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा जनरेट की जाती है। ये हमने कैथोड रे की प्रॉपर्टी में भी पढ़ी थी। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज से जो है ओरिजिनेट होता है, इसलिए डिस्टर्ब भी उसी को करेगी जिसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होगा। जिसके पास कोई चार्ज नहीं है वो डेविएट नहीं होगा। और हमें पता है प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही न्यूट्रॉन को कोई डिस्टर्बेंस नहीं देंगी। इसलिए न्यूट्रॉन उस रास्ते से कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा जो रास्ता इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर गुजरता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा न्यूट्रॉन। और रीजन अगर आप लिखना चाहें तो रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, इट इज न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। मोलैरिटी और मोलैरिटी का डिफरेंस क्या है? चलिए देख लेते हैं। मोलैरिटी और मोलैरिटी, सबसे पहला डिफरेंस है मोलैरिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट की जाती है, मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, मल्टीप्लाइड बाई 1000 लिख सकते हैं अगर ये ग्राम में है तो। वैसे मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है, मल्टीप्लाइड बाई 1000 चाहे तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें वॉल्यूम का टर्म है इसमें नहीं है तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। और ये क्या होता है? टेम्परेचर, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इतना अंतर पर्याप्त था 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए, बड़ा ही सिंपल था। हाँ, एक अंतर और ये भी कह सकते हैं कि यूनिट अलग होगी। इस यूनिट क्या होगी? ऊपर मोल है तो मोल हो जाएगा और नीचे क्या है? वेट है, केजी में होता है, मोल पर केजी। इसका क्या होता है? मोल पर लीटर। यूनिट अलग है, फॉर्मूले अलग है, यूनिट अलग है, सिंबल अलग है। एक टेम्परेचर डिपेंडेंट है, एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि व्हाट इज लेटिस एंथैल्पी स्टेट 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। 2 ही फैक्टर तो बताए गए थे। लेटिस एंथैल्पी क्या है, इसको अफेक्ट करने वाले 2 फैक्टर बताइए। तो आपको पता है लेटिस एंथैल्पी क्या होती है? जब एक मोल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो, किससे हो? इसके कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिससे बना है उससे, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कैटायन और एनायन, और स्टेट उनकी क्या होनी चाहिए? गैसियस। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि A+ कैटायन है, कैसा है? गैसियस है, प्लस B+ एनायन है, कैसा है? गैसियस। मिलकर क्या बना है? AB क्या है? सॉलिड है। क्या है ये? आयनिक कंपाउंड है। कितना बना है? 1 मोल बना है। साथ में जो एनर्जी रिलीज करेगा यही एनर्जी क्या कहलाएगी? लेटिस एंथैल्पी। तो लेटिस एंथैल्पी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल आयनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस कैटायन एंड गैसियस एनायन। 1 मोल आयनिक कंपाउंड के बनने के दौरान, वो भी कैसे बना हो? वो जब अपने कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस कैटायन और एनायन से बना हो, उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है उसको लेटिस एंथैल्पी कहते हैं। या फिर 1 मोल आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस कैटायन और कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एनायन में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जो खर्च होती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं लेटिस एंथैल्पी। 2 तरीके से डेफिनेशन बताया गया था, दोनों में से कोई भी तरीका आप लिखेंगे सही है।
इसके अलावा इसको अफेक्ट करने वाले 2 फैक्टर बताया गया था, 2 ही फैक्टर है लैटिस एंथैल्पी को अफेक्ट करने वाले। पहला है चार्ज और दूसरा है साइज। ये भी लिख देंगे चलेगा। जिन्होंने ये बता दिया था कि चार्ज बढ़ने से लैटिस एंथैल्पी बढ़ती है और साइज बढ़ने से लैटिस एंथैल्पी घटती है, वो बहुत अच्छा किए थे। एक और चीज़, रिप्रेजेंटेशन में आप गलती करते हैं, ऐसे नहीं लिखा करते हैं। ये हम आपको इसलिए देते हैं ताकि नोट्स बनाने में टाइम कम लगे। आपको लिखने का तरीका प्रॉपर यूज़ करना पड़ेगा कि ऑन इंक्रीजिंग द चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन द लैटिस एंथैल्पी इंक्रीजेज एंड एज द साइज ऑफ कैटायन और एनायन इंक्रीजेज द लैटिस एंथैल्पी डिक्रीजेज। प्रॉपर लैंग्वेज आपको यूज़ करनी होती है रिटन एग्जाम में। कुछ लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दे रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें, रिटन क्वेश्चन पेपर, तो उसमें आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से बचने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरा दिखाना है, कोई शॉर्टकट नहीं चलना है। तो जितना अच्छा आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं उतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन करें, पूरा लिखें। हमने ऐसे लिख दिया तो ये नहीं कि आप भी वैसे ही लिखें। एग्जाम आपको देना है, हमको नहीं देना है। तो हमने आपको हिंट दिया कि देखो चार्ज बढ़ने से लैटिस एंथैल्पी बढ़ती है, तो आप उसको लिखोगे कि एज द चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन इंक्रीजेज द लैटिस एंथैल्पी आल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। देखिए, बहुतों की कॉपी चेक करने के बाद पता चल रहा है कि अभी भी हमारे यहाँ कुछ होनहार महारथी ऐसे भी हैं जिनको 30 तक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर नहीं याद है। अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं याद है तो आप किसी को भी क्या ही दोष दे सकते हैं। एटॉमिक नंबर तो आपको याद करना पड़ेगा। अब कॉपर का एटॉमिक नंबर अगर आप 28 लिखेंगे तो फिर कितना हो सही तरीका लगाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत ही लिखेंगे आप। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका करना था? कॉपर का करना था, एल्यूमिनियम का करना था, क्रोमियम का करना था और आयरन का करना था। बड़ा ही सिंपल है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। एक्सेप्शन है और डायरेक्ट लिखा करें। एक बच्चे ने क्या लिखा, यहाँ लिखा 4s2, 3d9, फिर इसको एरो बनाए, कह रहा है ऐसा होता नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। जो सही कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखिए, आप एक बार में लिखे। जो कुछ आपको उल्टा सीधा दिमाग में हरकतें चल रही हैं वो रफ वर्क में किया करें। आप आंसर यहाँ सीधा लिखें, करेक्ट लिखें, टू द पॉइंट लिखें। एल्यूमिनियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। पता है इसका 29 होता है, ये 13 होता है, ये 24 होता है, ये 26 होता है। इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। पता नहीं कितनी बार यूट्यूब में भी शायद दिया गया था और कई बार क्लास में भी कराया गया है। एक्सेप्शन है, इनको तो याद ही रखें यार, ऐसी गलती ना करें आप। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। ये करेक्ट है, इसमें तो कोई एक्सेप्शन था भी नहीं, बस जोड़ना था। 2, 4, 10, 10 तो 12, 6, 18, 18 तो 20, 20 से 26। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ लाइट वेव हुज पीरियड इज 2.0 इंटू 10⁻10 सेकेंड। अगर आपको लग रहा हो डाउट है तो पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं आराम से। और अच्छा, एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं। अगर अब ये ऑर्डर आपको याद नहीं है तो ऑर्डर याद करने का तरीका ये होता है, ध्यान रहे। अगर आपको अबव प्रिंसिपल में ऑर्डर नहीं याद है तो उसको याद करने का तरीका होता है स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, 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 पब्लिक स्कूल, दो बार बोलना है। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब हमारा फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल। आपको रिपीट करना है, बस 2 बार 4 बार लिखेंगे, बहुत आराम से याद होगा। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये लिख लिया आपने। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको काउंटिंग करनी है। एस की काउंटिंग 1 से शुरू होगी,
पी की काउंटिंग 2 से शुरू होगी, डी की काउंटिंग 3 से शुरू होगी, एफ की काउंटिंग 4 से शुरू होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, पी की कहाँ शुरू करेंगे 2 से, 2 3 4 5 6 7, डी की कहाँ से शुरू करेंगे 3 से, 3 4 5 6, एफ की 4 से 4 5 हो गया। बड़ा ही सिंपल है। चलिए एक बार फिर ट्राई करते हैं, देखते हैं। अब बाउ प्रिंसिपल में जो आपको ऑर्डर बताया गया था उसको लिखने का सबसे आसान तरीका ये है, क्या है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल। रिपीट करना है, कितना सिंपल है भाई, सिर्फ रिपीट करना है। फिर काउंटिंग कैसे, एस की काउंटिंग 1 से, पी की काउंटिंग 2 से, डी की 3 से, एफ की 4 से काउंटिंग करना है। गिनती तो आनी चाहिए आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, पी की 2 से, 2 3 4 5 6 7, डी की 3 से, 3 4 5 6, एफ की 4 से 4 5, ये हो गया। इसके बाद इसमें भर दीजिए इलेक्ट्रॉन, बन गया ऑर्डर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ लाइट वेव। लाइट वेव है, ध्यान रहे, लाइट वेव हुज पीरियड, पीरियड मतलब टाइम ऑफ पीरियड आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कितना दिया गया है टाइम ऑफ पीरियड, 2.0 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। अब बताइए ये लाइट वेव है, लाइट वेव मतलब उसने जिक्र नहीं किया, मगर बिना जिक्र किए बता दिया कि स्पीड भी इसकी कितनी है, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्योंकि लाइट की स्पीड यही होती है तो लाइट वेव की भी स्पीड यही होगी। अब हमसे पूछा क्या क्या है, हमसे पूछा है वेवलेंथ बताइए इसका कितना है, फ्रीक्वेंसी भी बताइए कितनी है। कुछ लोग एफ से लिखते हैं तो नाराज़ मत होइएगा, केमिस्ट्री में हमारे यहाँ ये तरीका चलता है, न्यू बोलते हैं इसको। और बताना है आपको वेव नंबर, वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताना है क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लें, आपकी जो इच्छा वो पहले कैलकुलेट करिएगा। वेवलेंथ भी चाहो तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, इससे कोई दिक्कत की बात है नहीं। वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, वेवलेंथ होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। चलो वही करते हैं, वेवलेंथ ही पहले करते हैं। वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है c, टाइम कितना है t, c कितना है 3.0 इंटू 10⁸ इंटू t कितना है, t है 2.0 इंटू 10⁻⁻10। सो लैम्डा कितना आ रहा है, लैम्डा आ रहा है 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, जो कि आ रहा है 6 सेंटीमीटर। मीटर में भी छोड़ सकते थे, सेंटीमीटर में भी लिख सकते थे, कोई यूनिट तो बोला नहीं है कि लैम्डा की यूनिट कौन सी रखनी है। तो लैम्डा 6 सेंटीमीटर है, कितना है लैम्डा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है, अच्छा नेक्स्ट तो यहीं पे देख रहे हैं ना, इधर कहाँ देख रहे हैं। नेक्स्ट हमें बताना है फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का जो तरीका होता है वो होता है न्यू इज इक्वल टू 1/t, मतलब जस्ट टाइम ऑफ पीरियड का हमें रेसिप्रोकल निकालना है। टाइम ऑफ पीरियड का रेसिप्रोकल निकालने के लिए 1/t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.0 इंटू 10⁻⁻10। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 10⁹ आना चाहिए, 5, हाँ यस, 5 इंटू 10⁹ हर्ट्ज। एंड लास्ट इसका कैलकुलेट कर लेते हैं वेव नंबर।
थर्ड वेव नंबर है। ये क्या होता है 1 लैम्डा, जस्ट 1 लैम्डा। ध्यान रहे लैम्डा मीटर में रखना है। 1 लैम्डा फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब लैम्डा किस में रखेंगे, मीटर में रखेंगे। ठीक है, 1 लैम्डा मीटर में रखना तो क्या लिखेंगे 6 × 10⁻², यह आएगा 100/6, दैट इज 16.67 यूनिट। क्या होगी मीटर इनवर्स, नीचे मीटर ऊपर जाएगा मीटर इनवर्स। तो ये मीटर इनवर्स ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अगर आंसर आपका इसके आसपास भी है तो ठीक है, मगर सही आंसर ही लिखें तो बेटर होगा। ये फ्रिक्वेंसी, ये वेव नंबर, ठीक है। तो ये सेक्शन बी का भी डिस्कशन हो गया। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन सी। थैंक्स।